अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग लाहौर, सुबह खैर और जुम्मा मुबारक आप लोगों को। एक नया दिन है, एक नई सुबह के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट मुनीबा आसिफ और जनाब आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा प्रोग्राम जागो लाहौर। इस उम्मीद और इस दुआ के साथ कि आप लोग जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे और एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने की कोशिश भी कर रहे होंगे। और आज जुम्मे का मुबारक दिन है और जनाब इसी मुबारक दिन की जो मुनासबत से दिन का आगाज़ करते हैं एक हदीस मुबारका के साथ। और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बच्चों और बुज़ुर्गों के हवाले से क्या खूबसूरत तालीमात हमें दी हैं कि उनके साथ हमेशा मोहब्बत और एहतराम वाला रवैया इख्तियार करना चाहिए। हज़रत उस्मान बिन अबी अल आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको ताइफ का अमीर बनाया तो आपने मेरे लिए आखिरी नसीहत ये फरमाई, उस्मान नमाज हल्की पढ़ना और लोगों को उस शख्स के बराबर समझना जो उनमें सबसे ज़्यादा कमज़ोर हो। इसलिए कि लोगों में बूढ़े लोग भी मौजूद होते हैं, बच्चे, बीमार, दूर से आए हुए और ज़रूरतमंद सभी किस्म के लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं। और नमाज के बारे में कहीं पर भी कोई भी रियायत हमें नहीं दी गई है कि नमाज हमने पढ़नी ही पढ़नी है, जिस भी हालत में हो आपने नमाज लाजमी जो है अदा करनी है। लेकिन इस्लाम, मैं ये कहूँगी कि इस कदर ख़ूबसूरत मज़हब है कि जनाब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद ये तलकीन की है कि नमाज के दौरान बच्चों और बुज़ुर्गों को मद्देनज़र रखते हुए जनाब नमाज कायम कर दो। यानी कोशिश करो कि लंबी लंबी आयात की तिलावत की बजाय छोटी छोटी सूरतें पढ़ के ना नमाज मुकम्मल की जाए, ताकि आपके साथ जो बाकी लोग हैं वो भी बराबर के उसमें शरीक हों और उन्हें किसी भी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। जिस तरह हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उस्मान को ये नसीहत फरमाई थी कि नमाज हल्की पढ़ना, मतलब कि आहिस्ता आहिस्ता पढ़ना, और दूसरा ये कि ज़्यादा लंबी मत करना, क्योंकि नमाज तो पढ़नी ही पढ़नी है और ये एक फ़र्ज़ भी है हमारे ऊपर। तो इसलिए मुश्किलात को कम करने के हवाले से हमें नसीहत दी जाती है कि जितनी मुश्किलात आप दूसरों के लिए कम करते हैं उतने ही आपके लिए आसानियाँ पैदा होती हैं। तो आज जुम्मे का मुबारक दिन है और अजीम दिन से कहा जाता है, तो जनाब आज के दिन की मुनासबत से आप भी कोशिश कीजिएगा कि आज के दिन कुछ नेकी का काम करें, आज के दिन कुछ अच्छा काम करें। किसी के चेहरे पर आपकी वजह से मुस्कुराहट आ जाए तो जनाब क्या ही बात है। अगर आप किसी को कुछ भी नहीं दे सकते ना, अगर आप उसको सिर्फ मुस्कुरा कर देख लें तो समझें कि जनाब काफ़ी हद तक जो नेक्स्ट पर्सन होता है ना, उसके जो मामलात हैं, जो मुश्किलात हैं, जिस टेंशन में वो होता है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती हैं। तो इसलिए तमाम तर चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। जनाब आज हम बात करेंगे आज पेश होने वाले बजट के हवाले से, क्योंकि मुल्क में एक गैर यकीनी की सूरत हाल बरकरार है और इन हालात में हुकूमत आज बजट IMF की फंडिंग के बगैर ही पेश करने जा रही है। और सर्वे के मुताबिक रवा माली साल मुआशी शरह नमू 0.29% रही है, जबकि रवा माली साल मुआशी शरह नमू का हदफ 5.01% था। और नए माली साल के बजट का हुजूम 14,500 अरब रुपए होगा। और आज कौमी असम्बली में वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार बजट तजावीज़ ऐवान में पेश करेंगे और बजट का हुजूम 14,500 अरब रुपए तजवीज़ किया जा रहा है। ज़राए का ये कहना है कि आइंदा माली साल के बजट में सब्सिडी का हुजूम तकरीबन 1300 अरब रुपए तजवीज़ किया गया है और सबसे ज़्यादा सब्सिडी पावर के शोबे के लिए रखी जा रही है, जो कि 976 अरब रुपए होगी। कर्ज और सूद की अदायगियों के लिए 7300 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे, उसकी तजवीज़ पेश की जाएगी। आइंदा बजट में दिफा के लिए 1800 अरब रुपए मुख्तस किए जाने की तजवीज़ भी है। इस वक्त पाकिस्तान को IMF से कर्जे की किस्त कई माह की बातचीत के बावजूद भी आपको पता है कि नहीं मिल सकी है और इस हवाले से ताहाल एक डेड लॉक बरकरार है। तो ये बजट कैसा होगा, इसमें आवाम को रिलीफ मिलेगा या मज़ीद मुश्किलात में इजाफा होगा, क्योंकि हर साल हुजूम बढ़ता है और साथ ही साथ खसारा भी बढ़ता है। तो इस दफ़ा क्या होगा, हुजूम कितना होगा, खसारा कितना होगा, मुश्किल हालात में मुश्किल फ़ैसले किए गए हैं। तो अब देखना यह है कि आवाम के लिए आसानी पैदा की जाती है या मज़ीद मुश्किल फ़ैसले ही देखने को मिलेंगे और मज़ीद क्या टैक्सेस की भरमार होगी आवाम के ऊपर। इस हवाले से बात करेंगे। इस वक्त इन स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं
नदीम कुरैशी साहब हैं, जो कि है रीजनल चेयरमैन एंड वाइस प्रेसिडेंट है FPCCI के। सर, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लोहार में। कैसे हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र, थैंक यू वेरी मच। सर, आज बड़ा ही इम्पॉर्टेंट दिन है, आपको पता है बजट आने वाला है, वफाकी हुकूमत जो है बजट पेश करने वाली है, तो क्या कहेंगे? एक हर किसी की नज़रें आज असम्बली में होंगी, ऐवान में होंगी कि क्या आएगा, क्या बजट में देखा जाएगा, तो क्या कहेंगे कि रिलीफ मिलेगा? रिलीफ मिलने के ज़्यादा चांसेस हैं या मुश्किलात बढ़ने के ज़्यादा चांसेस नज़र आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ एक तो ये बजट जो है आपको पता ही है बगैर IMF के पेश हुआ रहा है, जबकि पाकिस्तान में हमेशा IMF के साथ ही बजट पेश किया जाता है। फिर उसके बाद इस बजट के अंदर आप ये देखें कि हमारा खसारा मुसलसल चल रहा है, हमारी फॉरेन रेमिटेंस जो हैं कम हो गई हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी की जो थी, एक्सपोर्ट हमारी अल्लाह के फजल से 31 से नीचे आके वो 25-26 बिलियन डॉलर पे चली गई है। अब ये सारे हालात को देखते हुए तो बजट की क्या उम्मीद की जा सकती है, आप खुद सोच सकती हैं। यकीनन आपको पता है कि जब भी बजट आता है तो सबसे पहले टैगलाइन ये होती है कि गरीब दोस्त, आवाम दोस्त बजट। हाँ जी। अब मेरी समझ में आज तक नहीं आ सका, 75 साल हो गए इस पाकिस्तान को बने हुए भी, कि आवाम दोस्त बजट किसको कहते हैं। अच्छा। और ऐसा बजट जिसमें टैक्सेस लगते हैं और उसका इम्पैक्ट गरीब आदमी पे क्यों नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, क्योंकि टैग लाइन यही होती है कि इसका फ़र्क जो है, इसका इशू जो है, जितने भी टैक्सेस लगे हैं इसका इम्पैक्ट जो है किसी गरीब आदमी पे नहीं आएगा। मतलब नदीम साहब, अभी तक जितने भी बजट आए हैं अपने 75 साल की तारीख में, कोई भी आवाम बजट दोस्त बजट नहीं आया। देखिए, आवाम दोस्त बजट वो होते हैं कि जिसमें आवाम को रियल रिलीफ मिले। हाँ जी। अगर आप एक तरह से उसको कहते हैं कि आपकी 20% तनख्वाह बढ़ गई और उसके बाद आपकी इन्फ्लेशन बढ़ जाती है, आपकी महंगाई बढ़ जाती है 30%, तो उस बेचारे को 20% तनख्वाह बढ़ने का क्या फ़ायदा होगा? ट्रू। उसको तो उससे बेहतर था कि उसकी तनख्वाह वही रहती और मार्केट से चीज़ें सस्ती मिलती। हाँ जी। और आज हम इस नेज पे आ गए हैं कि ना मुल्क के अंदर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कंट्रोल में है। कंट्रोल में इसलिए कह रहा हूँ कि प्राइसेस किसी के कंट्रोल में ही नहीं है, किसी के कंट्रोल में नहीं। हाँ जी। और जिसका दिल करता जो मुंह में आता वो मांग लेता है और वही प्राइस होती है। बिल्कुल ऐसे ही। तो जो टैक्स, आज की टैक्स की जो आप बात कर रही हैं, जो हमारा बजट पेश हो रहा है, यकीनन मैं समझता हूँ कि इसको आप एक इंतहावी बजट कह सकती हैं। अच्छा। इसको रियल बजट शायद नहीं कहा जा सकता। अच्छा। इंतहावी बजट होगा, क्योंकि आपको पता है आगे इलेक्शन भी आ रहे हैं। हाँ। तो उसके लिए इसको कभी भी बैलेंस बजट वो नहीं होगा कि जो कि आगे अवाम दोस्त बजट जिसको आप कह सकें। ज़ाहरन अवाम दोस्त होगा। सही। इसके अंदर आप भी खुश हों कि आपको भी माशाल्लाह आपकी तनख्वाह भी बढ़ेगी और ये तो बजट आएगा उसके बाद पता चलेगा। बहुत सारी मुराद मिलेंगी आपको भी। लेकिन मैं समझता हूँ, लेकिन फिर वही आपकी वाली बात करूंगी, मुराद का क्या फ़ायदा जब बाहर इन्फ्लेशन रेट इतना ज़्यादा होगा, तो फिर वो सारी मुराद वहीं पे लगेंगी ना। ऐसे ही है। अब हम पैसे आपने भी सुना होगा, मैंने भी देखा है। हाँ जी। कि जी हम ग्रीन एनर्जी पे जाएंगे, हाँ। सोलर करेंगे। मुझे बताएं कि जब आप पिछले 1-2 साल से सोलर पाकिस्तान के अंदर आ ही नहीं रहा, और उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि जी ग्रीन एनर्जी कहाँ से आ जाएगी? बिल्कुल। अच्छा, कल मैं फाइनेंस मिनिस्टर साहब की स्पीच सुन रहा था, जिसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि पिछले साल वज़ीर आज़म साहब ने 1800 अरब रुपया किसान के लिए रखा था, और मुझे याद है कि उसके अंदर 200 अरब रुपया जो था वो उन्होंने किसान के ट्यूबवेल के ऊपर सोलर लगाने के लिए रखा था। जी, ठीक हो गया। अच्छा, मेरे लिए बड़ी हैरानकुन बात थी कि उसमें से 1700 अरब रुपया गवर्नमेंट ने किसान के ऊपर खर्च कर दिया। अच्छा। अब 1700 अरब में से वो जो 200 अरब रुपया उसकी मद में जाना था, सोलर लगने की मद में, ट्यूबवेल को सोलराइज करना था, वो कहाँ चला गया? और वो सोलर लगा ही नहीं है। 1,38,000 ट्यूबवेल इस वक्त एग्जिस्ट कर रहे हैं। जी, ऐसे ही है। ठीक हो गया। अब मैं समझता हूँ कि इसको एक गैर मुख्तार अंदाजे के मुताबिक
1,38,000 ट्यूबवेल को हमने अगर सोलराइजेशन कर लिया होता तो 4,000 मेगावाट बिजली जो थी वो सिस्टम के अंदर हमारे पास आ जाती, जो कि आप इंडस्ट्री को दे देते। अब वो 1700 अरब रुपया कहाँ गया, किस जगह लगा, मेरी तो समझ से बाहर। कम से कम अगर वो 200 अरब ही उसमें से सोलराइजेशन पे लग जाता तो आज शायद चलो पूरे नहीं तो आधे ही ट्यूबवेल जो थे हमारे सोलराइजेशन में चले गए होते और वो 4,000 मेगावाट बिजली जो है मुझे और आपको मिल रही होती। तो इन हालात में होते हुए लेकिन अभी भी तो उन्होंने जैसे कल कहा है कि ज़्यादा जो बजट है वो पावर हाउस को ही जाएगा, पावर के शोबे को ही जाएगा, बिजली के शोबे को ही जाएगा। देखें, गवर्नमेंट आपके सामने है, आपको भी पता है कि गवर्नमेंट इस वक्त ग्रीन एनर्जी की बात कर रही है। ग्रीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी, इसके अलावा दूसरी कोई बात नहीं हो रही। अब फॉसिल फ्यूल एनर्जी वाली बात नहीं हो रही क्योंकि हमें पता चल गया। अब वो ग्रीन एनर्जी मुझे समझ नहीं आ रही कि आप 30% की बात कर रहे हैं, आज आप 3% में बैठे जी। अच्छा, सोलर पैनल आ नहीं रहा मुल्क के अंदर, इंपोर्ट हो नहीं रही जी। आप कहते हैं जी हमने 150 अरब जो है डॉलर जो है वो हमारी जो इंपोर्ट थी 15 अरब डॉलर हमने उसमें से सेव किया। वो 15 अरब डॉलर आपने सेव नहीं किया, बल्कि आपने उसके नतीजे में 25 से 30% इंडस्ट्री बंद कर दी। क्यों? कि उस इंडस्ट्री के अंदर जो कोई किसी को कुछ मशीनें चाहिए थी, किसी के मशीनी के पार्ट्स चाहिए थे, सब कुछ बंद हो गया। अच्छा, फिर मुल्क के अंदर जो इंडस्ट्री काम कर रही थी अगर उसका 70-80% रॉ मटेरियल पाकिस्तान के अंदर मौजूद था और 20-30% बाहर से आता था, आपने उसको भी इंपोर्ट बंद कर दी। अब अगर ये सारा कुछ कर दिया तो आपने वो जो 15 अरब डॉलर इंपोर्ट में बचाए उसका क्या फ़ायदा हुआ? उसका तो उल्टा आपने 15 की जगह 30 अरब नुकसान कर दिया। अगर वो इंडस्ट्री चलती, आज आप 31 बिलियन डॉलर से 25-26 डॉलर की बात कर रहे हैं एक्सपोर्ट की, तो आप शायद 31 की बजाय 35 बिलियन डॉलर पे चले जाते, वो ज़्यादा बेहतर था। लेकिन अगर ये इंडस्ट्री बंद रहेगी तो कुछ भी नहीं होएगा। लेकिन सर अभी खबरें तो ये आती कि जो एलसीज थी पहले तो उनमें बिल्कुल भी रिलैक्सेशन नहीं की जाती, अब थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन की है, कल भी हमने इसके ऊपर बात की थी। तो क्या अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा इंडस्ट्री के ऊपर इसका? मुरीबा, मैं आपको बताऊं कि जो ये सारी कहने की बातें हैं, अच्छा, कि इंडस्ट्री जो थी एलसी जो थी बैंकों में खुल रही है। हाँ। अब तरीकाकार ये है कि बैंक के पास आप एलसी खोलते हैं, ठीक है, पहले 15 दिन वो सोचता है कि एलसी खोलनी है या नहीं खोलनी। अच्छा। फिर उसके बाद एलसी की अप्रूवल आती है। उस एलसी की अप्रूवल आने के बाद क्या होता है, एलसी खुलती है, उसके बाद जब आपका माल आता है और डॉक्यूमेंट्स बैंक के अंदर आते हैं, उसके बाद फिर अप्रूवल के लिए जाती है। अब मुझे बताएं ये कैसे कि चलेगा निज़ाम? अगर आप बैंक, तो जब आप एलसी खोलते हैं बैंक आपसे पैसे ले लेता है जी। अब ये माल पोर्ट पे लगा होता है और बैंक कहता है जी मुझे पेमेंट की अप्रूवल नहीं है अभी, और इसमें ही 5-6 महीने गुजर। अब जब आप डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे 15-20 दिन आपका डैमरेज पड़ेगा, बिना आपका डैमरेज पड़ेगा तो क्या बनेगा? और फिर ये कहना कि जी एलसी अब खुल रही है, बेहतर ज़रूर कह सकते हैं। अच्छा। कि कोई माइनर सा फ़र्क पड़ा कि थोड़ी सी बेहतरी आई, ठीक है। लेकिन जो मैं समझता हूँ कि इन्हें डायरेक्शन लेस होने की बजाय डायरेक्शन देनी चाहिए। क्या चीज़ों को हमने खोलना है, क्या चीज़ों को नहीं खोलना, ताकि ये इशू फॉर ऑल टाइम टू कम ख़त्म हो जाए। जिसको कम से कम खोलना है, जिसको चलाना है वो तो चले जी, वो तो बंद ना हो। यहाँ तो आधा तितर आधा बटेर वाला साहब है, ना उसकी एलसी खुल रही है जिसको खुल जाना चाहिए, और जिसको नहीं खुलना चाहिए वो तो खुल रही है। तो ये बैंक को आपने सवाबदीदी इख्तियारात दे दिए हैं। अच्छा, फिर इसका रेगुलेटर अथॉरिटी जो है स्टेट बैंक है, स्टेट बैंक इसके ऊपर बोलता ही नहीं आपकी एलसी खुलती है नहीं खुलती, क्योंकि स्टेट बैंक का इसके साथ तल्लुक ही कोई नहीं। स्टेट बैंक कहता है हमने तो सारा पावर जो है बैंक को दे दी है, अब बैंक जाने हैं, बैंक का काम जाने। अगर वो एलसी नहीं खोलता हमें बताएं। अब बैंक को हमने इतना पावरफुल कर दिया है कि वो ये भी, इवन आप यकीन माने कि बैंक
कंपनियों की ये हालत है कि जिन लोगों के डॉलर्स बाहर से आ रहे हैं एक्सपोर्ट से, अच्छा उनकी एलसीवी की ज़रूरत पड़ती है, तो उनके साथ भी यही वेव किया जाता है। आपकी एलसीज नहीं खुल रही होती। अच्छा तो मैं समझता हूँ कि हमें डायरेक्शन लेस होने की बजाय हमें कम से कम डायरेक्शंस दे देनी चाहिए कि 1 2 3 4 5 7 आप प्रायोरिटीज लगा देना। प्रायोरिटीज लगा देना, एक लिस्ट में प्रायोरिटाइज कर दें कि इन चीज़ों की पहले खोल देनी चाहिए जो अशुद्ध ज़रूरत है। अब जिस तरह आप देखें हमारे जितनी भी होंडा की कंपनी उनके प्लांट्स बंद होते जा रहे हैं। पिछले दिनों एक जो बड़ी मशहूर ट्रैक्टर के जो बनाते हैं उनकी भी वो बंद हो गई है। मिलेट ट्रैक्टर्स उनकी भी कंपनी बंद होगी, और भी कितने ज़्यादा प्लांट्स हैं जो वो भी बंद होते जा रहे हैं। तो क्या लगता है अगर आने वाले दिनों में, उम्मीद तो जाहिर की जा सकती है, उम्मीद रखी जा सकती है कि अगर ये एलसीज खुलती हैं तो क्या ये दोबारा से रीस्टार्ट हो सकती हैं ये तमाम तर जो प्लांट्स थे जिन्होंने बंद कर दिए हैं? आपको पता है कि जब ये बड़े बड़े प्लांट्स जो बंद होते हैं, इसको दोबारा रनिंग में आने में भी एक टाइम चाहिए होता है। आज आप इंपोर्ट खोल देते हैं, सब कुछ खोल देते हैं। जो मैंने आपको जो बात की कि ये 25% इंडस्ट्री बंद हो गई है, तो ये वही इंडस्ट्री है जिसकी आपने बात की है। अब इसके रिवाइवल के लिए भी अगर आज खोलते हैं तो ये इंपोर्ट करेंगे, अपने वेंडर्स को दोबारा ऑनलाइन करेंगे, क्योंकि इनके साथ एसएमई सेक्टर जुड़ा होता है। ये जितनी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं, अगर आपने टोयोटा की बात की, सुजुकी की बात की, होंडा की बात की, तो इनके साथ कई 100 की तादाद में वेंडर्स जुड़े होते हैं, जो कोई स्टीयरिंग दे रहा होता है, कोई बम्पर दे रहा होता है, कोई कुछ दे रहा होता है। अब वो बेचारे सारे के सारे जाके घरों में बैठ गए, क्योंकि जाहिर ही बात है जो मास्टर प्लांट था बंद हो गया, तो उसके पीछे बेचारे लोग वो क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे। नतीजा हुआ कि वो घरों में चले गए। अब वो दोबारा रिहेबिलिटेट करने के लिए उन सारों को दोबारा उन्हें ऑनलाइन करना पड़ेगा, फिर जाके ये कारखाने चलेंगे। तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को अब हमारी बदकिस्मती ये है कि पॉलिटिकली स्टेबिलिटी इस मुल्क के अंदर आज भी वर्स है। और हम मिसाक जमहूरियत की 75 साल से बात करते रहे हैं, हमने मिसाक मईशत की बात नहीं की। और एफपीसीसीआई ने एक बहुत बड़ा एक कदम उठाया इसके अंदर कि हमने पॉलिटिशियंस को बुलाना शुरू किया। अच्छा, ठीक है कि आप आएँ और खुदा के लिए आप सियासत सारी उम्र खेल ली आपने, फिर भी खेलते रहें, लेकिन मिसाक मईशत के लिए मईशत के लिए एटलीस्ट आप लॉन्ग टर्म पॉलिसी तो बनाएं। अच्छा, दूसरा सर, आपसे जैसे कारोबारी जो बरादरी है आपसे मिलती रहती है, तो ये जो उनके लिए क्लोजर, मार्केट क्लोजर का जो फैसला किया गया है, 8 बजे बंद किया गया, बरादरी ने तो वैसे तो मुस्तरद कर दिया इस फैसले को, तो आप क्या कहेंगे कि इससे और ज़्यादा नुकसान होने वाला है हमारी मईशत को? देखो मेरे भाई, एक बदकिस्मती ये है कि बगैर स्टेक होल्डर को ऑन बोर्ड किए हुए हर फैसला बैठ के वहाँ बाबू इस्लामाबाद के कमरों में कर देते हैं। सही। आप स्टेक होल्डर को तो बुलाएं। मैं एग्री करता हूँ कि हमें बचत करनी चाहिए, हमें गवर्नमेंट के साथ चलना चाहिए, मुसीबत वक्त में कारोबारी तबके को साथ चलना चाहिए। हाँ जी। आज भी कारोबारी तबका इनके साथ चलने के लिए तैयार है। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल रजिस्ट कर रहा है कि जी हमने ये नहीं करना, वो नहीं करना, लेकिन आप उनको साथ तो बिठाएं। ऊपर से ईद आ गई है। हाँ जी। कारोबार का सत्यानाश पहले हुआ है, कारोबार है कोई नहीं ना। अच्छा, कारोबार के साथ आप देखिए कि कितनी लोगों की रिस्क जुड़े होते हैं, लेबर बेशुमार जुड़ जो काम कर रही होती है। आपने फैसला कर दिया, वहाँ से अनाउंस कर दिया कि जी बस ये तय हो गया कि हम 8 बजे दुकानें बंद करें। खुदा के बंदो, आप उनके साथ मशावरत करें। हो सकता है वो भी आपके साथ बैठ के कोई दरमियानी रास्ता निकाल लें, अच्छा मशवरा आपको दे दें। हाँ बिल्कुल, कि यार आप इसको डेफर कर दें ईद तक, या 8 बजे की बजाय आप इसको 9 बजे कर दें, 10 बजे कर दें। कम से कम कोई किसी के साथ मशावरत करेंगे तो आप फैसला करेंगे। आपने तो सिर्फ एक ही काम रखा हुआ है कि जो दिल करता है फैसला करते हैं और अनाउंस कर देते हैं। तो ये तो कभी ऐसा दुनिया में नहीं हुआ। दुनिया में हमेशा आप अपने हमसाया मुल्क में चले जाए, वहाँ भी फिकी है, वहाँ भी फेडरेशन है। फेडरेशन को बुलाया जाता है, फेडरेशन के बगैर बजट पेश नहीं होता, फेडरेशन से बुलाए बगैर कोई फाइनेंशियल
इंस्ट्रूमेंट जो कोई इम्प्लीमेंट नहीं होता। नहीं होता, बिल्कुल। तो यहाँ पे आप उसको पूछते नहीं है। फेडरेशन एपेक्स बॉडी है। लेकिन सर नदीम साहब, इसमें भी तो देखें ना, ताजर बरादरी में भी तो धड़ेबाजी मौजूद है ना, तबके अलग अलग तकसीम हुए हुए हैं, तंजीमें बनी हुई हैं। एक जो तंजीम होती है वो अपने मफादात के लिए हुकूमत की, कोई भी हुकूमत आती है उनके साथ होती है, वो उनके फैसलों में मिनवन उनको कबूल करती है। दूसरी जो है वो उनके अगेंस्ट हो जाती है। तो जब तक ताजर बरादरी खुद भी इकट्ठी नहीं होगी तो मेरा नहीं ख्याल कि ये चीज़ें सॉर्ट डाउन हो सकेंगी। मनीबा, ये ताजर बरादरी डिवाइड एंड रूल भी ये मेरी सरकार ही करती है। अच्छा। ये मैं और आप नहीं करते, ना ताजर करते हैं। सही। ये सरकार ही एक ग्रुप को उठाती है तो उसको सिर्फ अपने साथ शाबाश देने के लिए खड़ा कर देती है और उसको शाबाश देते हैं। सही। और उनकी जो बात करते हैं उसको मनवन कबूल किया जाता है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं जिस फेडरेशन से तल्लक है मेरा, ये फेडरेशन का ग्रुपिंग से के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है। फेडरेशन एक ही है। इस फेडरेशन के अंदर 60 पाकिस्तान के चैम्बर्स फॉल करते हैं। जो इसके अंदर 24 वुमेन चैम्बर हैं, 12 स्मॉल चैम्बर्स हैं, इसके साथ 143 एसोसिएशन जुड़ी हुई हैं। तो ये वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप कहेंगे जी ये आधे कुछ कह रहे हैं, आधे कुछ कह रहे हैं। फेडरेशन का मौक़िफ़ एक ही है। हमने भी इनको बजट के लिए तजावीज़ दी हैं। अच्छा। और बाकायदा एक बुक बना के भेजी है। ठीक है। इसके बाद हमने R&D बनाई है, शोबा बनाया है FPCCI के अंदर। इसके अंदर हमने PhD लेवल के लोग रखे हैं, इकोनॉमिस्ट रखे हैं, उसके बाद रिसर्चर रखे हैं। हमने इनको 9 पब्लिकेशंस बना के दिए, लेकिन 9 पब्लिकेशन बनाने के देने के बावजूद भी जवाब नहीं आया। अच्छा। वो शायद किसी अलमारी की ज़ीनत बन गई हैं, किसी ने शायद पढ़ा भी नहीं होगा उसको। ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि चलें, आपने छोड़ें आप ताजरों को जी कितने धड़े हैं कितने, आप जो इस मुल्क की सबसे एपेक्स बड़ी बॉडी है, एपेक्स बॉडी है, आप उसको ही बुला लें, उनसे मुशावरत कर लें कि हमारे साथ जो लाखों लोग जुड़े हुए हैं, हर एसोसिएशन जो है उसके आगे मेंबर्स हैं, हर चैम्बर जो हैं उसके 20-25 हज़ार मेंबर्स हैं। तो आप हमें बुला लें, हमसे ही पूछ लें कि ये क्या करना चाहिए। अगर फ़िकी का रोल जो है वो इतना बड़ा है कि गवर्नमेंट इनको बुला के मशवरत करती है हर बात पे, ये सिर्फ बजट की बात नहीं है। हर कारोबारी जो भी कोई बात होती है वो पहले मुशावरत करती है हमसे। तो जब आप मुशावरत ही नहीं करेंगे आप, तो उसका दबाव क्या आएगा, उसका नतीजा भी फिर सही नहीं निकलता है। फिर आप जब इम्प्लीमेंटेशन कराने आते हैं तो फिर आगे से रेजिस्टेंस भी पैदा होती है। अच्छा, दूसरा, जैसे मैं पहले भी बात करी थी कि ये वाला बजट आ रहा है IMF के बगैर, उनकी फंडिंग के बगैर, तो पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। तो आपको क्या लगता है, एक तो रिलीफ दे पाएंगे, दूसरा ये कि IMF का जो रिव्यू है, 9th रिव्यू चल रहा है, 22 दिन रह गए हैं कि जो हमारा मुआहिदा वो ख़त्म होने वाला है, उसके बाद 9th रिव्यू पे बात होगी। तो एक बहुत बड़ा किरदार है IMF की फंडिंग का हमारी मईशत के अंदर। तो क्या लगता है क्यों नहीं हमें पैसे मिल रहे हैं? ऐसे कौन सी शराइत हैं जो हम अभी IMF की पूरी नहीं कर पा रहे हैं? ऑलरेडी इतना ज़्यादा बोझ डाला हुआ है टैक्सेस का, अभी भी कोई ऐसी शराइत है जो पूरी नहीं हो रही? मेरा ख्याल है कि मैंने तो जितनी भी फाइनेंस मिनिस्टर साहब की भी और सेक्रेटरीज की स्पीच सुनी है, बयान सुने हैं, तो हम सिर्फ हर गवर्नमेंट, आने वाली गवर्नमेंट पिछले का रुझान होती है जी, और अपनी कारकर्दगी पर बात नहीं करती। कल भी जितना भी स्पीच की गई उसमें सिर्फ मुकाबला किया गया उससे पिछले दौर का, और इस 1.5 साल का मुकाबला नहीं किया गया। इस साल 1.5 साल में हमने क्या किया। अगर हम इस बात को छोड़ दें, देखें पाकिस्तान के अंदर IMF का बहुत बड़ा रोल है, बिल्कुल ऐसे ही। और मुझे नहीं समझ आती कि हम IMF के बगैर जब बजट देंगे तो किसके ऊपर हम इन्हिसार करके दे रहे हैं। क्या हमारी एक्सपोर्ट बढ़ गई, वो पहले से नीचे चली गई। अच्छा, हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन आपने सिर्फ $15 बिलियन जो है वो उस इंपोर्ट को बचाए, अच्छा, जो आपको चाहिए थी लेकिन आपने नहीं होने दी। उसके बाद आपका फॉरेन जो आती थी, आपको आपके जो लोग बाहर गए हुए हैं जो आपको फाइनेंस भेजते थे, रेमिटेंस भेजते थे,
वो सारी की सारी नीचे की तरफ है। अब ये सारे हालात, अगर सारे इंडिकेटर जो हैं, अब ये सारे इंडिकेटर जो हैं अगर ये नेगेटिव हैं, तो अब उसमें आप क्या समझती हैं कि कैसे ये बजट बहुत अच्छा बजट होगा। ये कागज़ों का गोरख धंधा ज़रूर होगा, इसमें बहुत हुसीन ख्वाब नज़र आएंगे आपको। इसके बाद भी मिनी बजट्स आते रहेंगे फिर वक्तन फ़वक्तन। अल्लाह के, मैं अभी आपके मुंह आपने बात पकड़ ली, मैं ये बात कहने वाला था अच्छा। कि इसके बाद फिर आप इंतज़ार करें कितने मिनी बजट आते हैं। अच्छा, तो ये मिनी बजट आते ही रहेंगे, और उस बजट का क्या फ़ायदा कि जब आपने फिर हर 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद एक मिनी एक मिनी बजट दे देना। तो खुदा के लिए इस कौम की हालत में रहम करें और हमें वो बजट पेश करना चाहिए जो रियलिटी पे बेस है। बेशक है, सही है सर। हम तो यही चाहते हैं और दुआ गो हैं कि ये जो बजट आज आने वाला है ये अवाम दोस्त बजट हो और थोड़ा सा जो है ना रिलीफ मिल सके हम सबको। हमारे साथ नदीम कुरैशी साहब मौजूद थे। नदीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आए। करते हैं अपने अगले सेगमेंट की जाने। तो जनाब, इंसानी ज़िंदगी में ना अक्सर औक़ात ऐसे वाक़यात पेश आते हैं जिनमें इंसान अपने होशो हवास को भूल कर जज्बात के समंदर में बह जाता है और इंसान के जज्बात उसकी अक्लो फ़हम पर पर्दा डाल देते हैं और जिनकी वजह से वो गैज़ो गज़ब की आग में जलने लगता है और चाहता है कि जिस पर उसे ये गैज़ो गज़ब आ रहा है या जिसकी वजह से आ रहा है उसे निस्तो नाबूद कर दे, अपनी पूरी ताकत से फौरी कार्रवाई करे और दुश्मन को आनन फानन ज़ेर कर दे। लेकिन दीन इस्लाम चूँकि मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, लिहाजा इसने इंसान की रहनुमाई करते हुए उसे जज्बात में फ़ैसला करने से मना फरमाते हुए अपने होशो हवास को काबू में रखने और अच्छी तरह से गौर व फिक्र करने की तरगीब दी है और जिसे कुरान मजीद ने सब्र की इस्तिलाह से ताबीर किया है। मसाइब आलाम, मुसीबतों, परेशानियों पर शिकवे को तर्क कर देना सब्र है। मगर हकीकत ये है कि सब्र करना एक मुश्किल काम भी है क्योंकि इसमें मुशक्क़त और कड़वाहट पाई जाती है, लेकिन सब्र एक अजीम नेमत है जो मुक़द्दर वालों को ही नसीब होती है। तो आज हम सब्र की डेफिनेशन या कह लें कि उसकी अहमियत के हवाले से बात करेंगे कि हमें क्या तालीमात, दीन इस्लाम हमें क्या तालीमात देता है, किस तरह सब्र करना चाहिए हमें और किन किन मकाम पर हमें सब्र से काम लेना चाहिए। तो आज हम इस पर बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त इन स्टूडियोज़ में मारूफ सीरियस स्कॉलर डॉक्टर पीर तारिक शरीफ ज़ादा साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। और बुशरा अली नाथवान भी हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत कलाम जो है पढ़ा है। बुशरा, आपको भी वेलकम कहती हूँ और बहुत ही खूबसूरत कलाम आपने पढ़ा है। डॉक्टर साहब, सब्र मतलब जैसे मैंने बात की कि एक बड़ा मुश्किल टास्क है, मुश्किल अमल है जिसमें आपको अपने ऊपर अपने कंट्रोल करना पड़ता है अपने हवासों पर, अपनी चीज़ों के ऊपर, तो बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन सब्र की अहमियत के हवाले से हमें बताइए, दीन इस्लाम क्या तालीमात देता है हमें? बिस्म रब्बि मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम। सबसे पहले तो यादावरी का शुक्रिया और एक ऐसे उन्वान का आज भी आपने हस्बे रिवायत इंतखाब किया कि जो हमारी ज़िंदगी के बहुत करीब है और अगर इसके मफ़हूम, इसकी अहमियत और इसकी ज़रूरत को समझ लिया जाए और अल्लाह की निगाह में इसकी जो कदर व मंजिलत है अगर वो उससे इंसान को उसका इदराक हो जाए तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी इज्तिमाई ज़िंदगी की भी बहुत सारे मसाइल जो हैं उनका हल इसके अंदर मौजूद है और इनफरादी ज़िंदगी के अंदर भी बहुत सारी जो परेशानियाँ, उलझने और तकलीफ़ें हैं उनको आसान करने का, उन्हें दूर करने का ज़रिया वसीला बन सकता है। सब्र का आप इस बात से, इसकी अहमियत का अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कल किसी भी खैर के काम के हवाले से जब बंदा उसे अंजाम देता है तो उस पर अजर की बशारत दी है। यानी कोई शख्स सखावत करता है, अफ़्व दरगुज़र करता है, मामलात के अंदर जो है वो उसने सलूक से काम लेता है, अपने फ़राइज़ पूरे करता है, लोगों के साथ खैर खाई का मामला करता है, हत्ता कि नेकी के नाम पर कोई भी किया जाने वाला अमल जो है उस पर अल्लाह की तरफ से अजर जो है वो बतौर इनाम सवाब जो है वो वादा किया गया है। लेकिन आप देखिए कि सब्र, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जानता है कि ये कितना मुश्किल अमल है और इसे इख्तियार करना कितना मुश्किल है, इसलिए अल्लाह ने इस पर अजर का वादा तो कर ही रखा है, लेकिन अजर के वादे के साथ साथ
अपनी मैयत यानी अपने साथ होने का ऐलान और खुशखबरी भी अता कर रखी है। अल्लाह कुरान हकीम में कहता है कि जो लोग सब्र करते हैं मेरी तरफ से आने वाली मुसीबतों पर, अल्लाह ना सिर्फ ये कि उनको अजर की नेमत अता करता है बल्कि अल्लाह उनके साथ हो जाया करता है। अब आप खुद तसव्वुर कीजिए कि अल्लाह की खुशनुदी ज़िंदगी में इस दर्जे की खूबसूरती और खैर लाती है। अल्लाह का साथ अगर आना शुरू हो जाए, अल्लाह का साथ मैसर आ जाए तो ज़िंदगी कितनी गुलो गुलजार होना शुरू हो जाती है। इसका सबब क्या है? एक तो बुनियादी बात यह है कि बंदा मोमिन की सारी जो तरबियत है वो इन दो नुक्तों के गिर्द घूमती है कि उसकी शान और उसका बुनियादी तारुफ और हवाला ये है, और अल्लाह पर तवक्कुल का, अल्लाह पर ईमान का बुनियादी तकाजा ये है कि बंदा अपने मामलात में, अपनी रवैयों में साबिर और शाकिर महसूस किया जाए। यानी जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कोई नेमत उस तक पहुँचे तो उस पर उसकी तरफ से शुक्र का जज्बा जो है उसका इजहार होना चाहिए, और ये सिर्फ ज़ुबान से ही नहीं होना चाहिए, ये आपकी सिर्फ बॉडी लैंग्वेज से लोगों तक सब्र नहीं, शुक्र का जज्बा जो है उसका इजहार नहीं होना चाहिए, बल्कि आपके अमल से भी शुक्रानी की कैफियत जो है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए और उसका इजहार होना चाहिए। यकीनन अल्लाह के यहाँ उस पर बड़ा अजर है। और इसी तरह जब अल्लाह की तरफ से कोई हमारी तवक्को से हट के नापसंदीदा बात हमारी ज़िंदगी में शामिल हो, या कोई ऐसी उम्मीद जो हमने बहुत मजबूती से बांध रखी हो वो टूटे, या कोई ऐसी नेमत जो हमारी ज़िंदगी में बड़ी अजीज़ हो चुकी हो हमारे लिए, जिसे हमने बहुत मुशक्क़त के साथ, बड़ी मेहनत, रियाजत और बहुत दुआओं के बाद हासिल किया हो, अगर वो नेमत वापस चली जाए तो उसके ऊपर जिस तरह बावकार रहते हुए सब्र करना है, ये भी बंदा मोमिन की एक बुनियादी शनाख्त है। और ये जो सब्र है, जैसे शुक्र के बारे में मैंने अर्ज किया कि ये सिर्फ जुबान से नहीं होना चाहिए, शुक्र का इजहार जो है वो अमली तौर पे होना चाहिए। इसी तरह ये जो सब्र का मामला है, इसका इजहार भी सिर्फ जुबान से नहीं होना चाहिए, बल्कि सब्र जो है वो आपके अमल से लोगों तक पहुंचना चाहिए। आप इससे अंदाज़ा लगाइए ना कि रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब्र के बारे में ये फरमाया है कि जो बंदा मोमिन को किसी दर्जे की कोई तकलीफ जो पहुंचती है, तकलीफ क्या होती है, उसकी तवक्को से हट के कोई मामला उसके साथ हो तो जाहिर है वो तकलीफ का बायस होता है। हुजूर फरमाते हैं बंदा मोमिन को अल्लाह की तरफ से कोई तकलीफ जो पहुंचती है, हर तकलीफ पर उसे अजर अता किया जाता है, हत्ता कि अगर किसी बंदा मोमिन को एक कांटा चुभता है ना, जिसकी तकलीफ कितनी आम और मामूली सी होती है, उस पर भी अल्लाह अपनी शान के लायक उसे अजर अता करता है। और ये अजर जो है वो कई गुना कब बढ़ जाता है, जब सब्र कई गुना बढ़ जाता है। आपके इजहार से, आपके मामलात से, आपके मामूलात से, आपके रवैये से सब्र की खुशबू जो है वो लोगों तक पहुंचना शुरू होती है। आप ये देखें ना, अल्लाह वाले जो हैं वो कहते हैं, क्या खूबसूरत उन्होंने हमें तरबियत दी, वो कहते हैं कि जी जो कलमा गो होता है, कलमा गो यानी मुस्लिम होने का तकाजा ये है कि जब कोई नेमत मैसर आए तो उसकी निशानी ये होती है बंदा कलमा गो की, कि जब उस तक कोई नेमत पहुंचती है तो वो उस पर शुक्र करता है, और जब उससे नेमत छीनी जाती है तो वो सब्र करता है। लेकिन जो बंदा अल्लाह का खास दर्जे पर जो कुर्बत इख्तियार कर जाने वाला बंदा होता है, जो विलायत के दर्जे पे पहुंच जाता है, जो कामिल मोमिन हो जाता है, उसकी शान ये होती है कि जब उससे कोई चीज अल्लाह वापस लेता है तो वो सब्र नहीं करता, बल्कि एक दर्जा आगे जाके शुक्र करता है, क्योंकि उसका यकीन इस आला दर्जे पे कामिल होता है। उसे ये पता होता है कि मेरा रब वो जो मुझे 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करने वाला है। आप तसव्वुर करें ना, कोई शख्स अपने माँ से नेमत के वापस लेने की तवक्को कर सकता है? नहीं कर सकता। कोई ये तवक्को कर सकता है कि उसकी माँ की तरफ से उसकी ज़िंदगी में शऊरी तौर पर कोई दुख दाखिल हो? नहीं होता ना। तो वो रब जो है उससे कैसे तवक्को की जा सकती है कि वो हमारी ज़िंदगी में कोई मुसीबत और परेशानी लाना चाहता है? हकीकत में उस मुसीबत और परेशानी के पीछे एक कोई बहुत बड़ा लाफानी खैर, कोई बहुत बड़ी सरशारी और अब्दी खुशी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनने जा रही होती है। इसलिए हमें उस मश्क में से गुजारा जा रहा होता है। इसीलिए जनाब अली करमुल्लाह वजह करीम ने ये फरमाया, मैं बता रहा था कि जो अल्लाह वाले हैं, जो अल्लाह की मोहब्बत में कामिल हो चुके होते हैं, जिनकी मोहब्बत, जिनके दिल अल्लाह के साथ जुड़ने में रासिख हो चुके होते हैं, उनकी ये शान होती है जब उनसे कोई नेमत छीनी जाती है तो वो उस पर शुक्र अदा करते हैं, और जब कोई नेमत दी जाती है तो उसे अल्लाह की मखलूक में तकसीम करना शुरू कर देते हैं। तो ये दोनों जज्बे जो हैं हकीकत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ इंसानों के तवक्कुल को जाहिर करते हैं। बंदे का अल्लाह के साथ जो रिश्ता है उसके अंदर इंसान की पुख्तगी की अलामत हुआ करती हैं। यानी जब एक शख्स को कामिल यकीन होना शुरू हो जाता है, अल्लाह कुरान में कहता है ना कि वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू,
व नक्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुस वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। अल्लाह मोमिनों के साथ क्या मामला करता है, उनके माल में, उनकी जानों में, उनकी औलादों में, उनको जो समरात दे रखे होते हैं, नेमतें दे रखी होती हैं, उनमें कमी करना शुरू करता है, उनको वापस लेना शुरू करता है। जो उसके ऊपर सब्र करते हैं अल्लाह की उनके लिए बशारत हुआ करती है। और ये अल्लाह का वादा है कि अल्लाह उस शख्स के साथ अपना मामला जो है उस वक्त तक मुकम्मल नहीं करता सब्र करने वाले के साथ, उसके साथ अल्लाह अपने मामले का दफ्तर बंद नहीं करता, मुकम्मल नहीं करता जब तक उसे जो उससे लिया गया हो उससे बेहतर ना अता कर दिया जाए, उस शक्ल में या उससे कई गुना बेहतर शक्ल में, इस दुनिया में या अगली दुनिया में कई गुना बढ़ाकर और कई गुना बरकत करके जो है वो अल्लाह ताला अता कर देता। आप देखिए रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी जो है वो हमें सब्र पर इबारत नजर आती है। और हुजूर ने अपने असहाब की, अपने तरबियत याफ्तगान की इस अंदाज में तरबियत फरमाई कि वो सारे भी सब्र का कामिल नमूना थे। आप तसव्वुर कीजिए ना कि अगर असहाब रसूल जो हैं वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ग़ज़वा खंदक के दौरान अपनी नकात का इजहार करते हुए बताते हैं कि हमने पेट पर एक पत्थर बांध रखा है, तो रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उन्हें खबर होती है कि अल्लाह के रसूल जिनके लिए सारी कायनात को तख्लीक किया गया, जिनकी एक खुशनुदी और एक तबस्सुम पर कायनात की सारी नेमतें अल्लाह वारने को तैयार है, वो रसूल जो है उसने अपने शिकम अतर के ऊपर 2 पत्थर बांध रखे। तो ये अलामत है बुनियादी तौर पर सब्र के हवाले से। और हुजूर ने खुद ये फरमाया अल्लाह को अपनी मखलूक की चंद जो बेहतरीन आदत है उनमें से एक आदत जो बहुत मकबूल है, जो पसंदीदा है, वो सब्र है। और हुजूर ने फरमाया कि बेशक मैं अल्लाह की मखलूक में सबसे बेहतर सब्र करने वाला हूं। और आप देखते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये जो अच्छा, इसमें एक और बड़ी अहम बात जो सामीन और नाजरीन की तवज्जो का बायस होनी चाहिए, मैं ये समझता हूँ वो ये है कि एक उमूमी तौर पर नेमत का छिन जानना अगर अल्लाह की तरफ से हो ना, तो अल्लाह के मामले में बंदे को सब्र आ जाता है जी। यानी जब कोई नेमत मुझसे अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से अता की गई हो और फिर वापस ले ली गई हो, कोई आसानी, कोई राहत, कोई खुशी जो बराह रास्त अल्लाह की तरफ से मुझ तक पहुंची है, वो औलाद की शक्ल में हो, माल की शक्ल में हो, असबाब की शक्ल में हो, जब वो अल्लाह वापस लेता है तो किसी दर्जे पे इंसान शऊरी तौर पे जल्दी सब्र कर लेता, हालांकि मुश्किल अमल है। लेकिन जब कोई नेमत वापस छीनी जाए किसी बंदे की तरफ से तो उस वक्त इंसान के लिए सब्र करना मुश्किल है। इसीलिए हजरत हसन बसरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मुझे जनाब अली करमल्लाहु वजह करीम ने फरमाया कि अल्लाह की तरफ से दी हुई नेमतों के वापस जाने पर, जो बराह रास्त वैसे तो सारी नेमतें अल्लाह की तरफ से है, लेकिन जो नेमतें, जो आसानी, जो राहत जिंदगी के अंदर नेमत की शक्ल में बराह रास्त अल्लाह की तरफ से आई हो, उस पर सब्र करना भी यकीनन अजर का बायस है। लेकिन जब मखलूक को मखलूक की तरफ से दुख मिलता है, मखलूक को मखलूक की तरफ से कोई नापसंदीदा बात पहुंचती है, जब आपके गिरदो पेश के लोगों से ही जो नेमत आप तक पहुंची वो वापस छीनी जाए, तो उस पर सब्र करने का अजर अल्लाह की वापस ली गई नेमत से ज्यादा उसके ऊपर जो है वो अजर का मामला है। क्यों? क्योंकि अल्लाह के मामले में बंदा जो है वो सब्र इख्तियार कर लेता है, बंदे के मामले में उसके लिए सब्र का इख्तियार करना जो है वो जरा मुश्किल हो रहा होता है। आप ये देखें ना कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन असहाब की तरबियत की है उनका मामूल क्या है। आप देखिए हुजूर की एक सहाबी हजरत उम्मे सुलैम रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, उन हजरत अनस बिन मालिक की वालदा जो है, उनका मामला ये है कि उनका एक बेटा जो है वो कुछ उम्र पा के छोटी उम्र में जो है वो फौत हो गया। उनके शौहर जो थे हजरत अबू तलहा, वो सहाबी थे, वो शहर से बाहर गए हुए थे, कुछ वक्त बाद वापस आए तो उन्होंने बेटे की तदफीन कर दी। जब वो आए तो उन्होंने उनके लिए खाने का एहतमाम किया, खुशबू का एहतमाम किया। वो जब खाना खा चुके उन्होंने उनसे कुर्बत इख्तियार की, और कुर्बत इख्तियार करने के बाद जब वो तरोताज़ा होकर बैठे तो हजरत उम्मे सुलैम, अब देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनकी तरबियत की है उनका फिक्री दर्जा, उनका चीज़ों के बारे में सोचना, दुख और सुख का कंसेप्ट उनका कितना क्लियर है। हजरत उम्मे सुलैम जो है अपने शौहर हजरत अबू तलहा से पूछते हैं कि अगर किसी ने तुम्हें कोई अमानत दे रखी है और वो अपने मखसूस वक्त पर वो अमानत तुमसे वापस तलब करे तो तुम उसके साथ क्या मामला करोगे। हजरत अबू तलहा अंसारी कहते हैं कि मैं वो जो नेमत है, वो जो मामला, जो अमानत किसी ने मुझे दे रखी है, मैं उसे पूरे हुस्न सलूक के साथ, पूरे वकार के साथ और खुश दिली के साथ उसे वापस करूंगा, उसे वापस देने में बुखल नहीं करूंगा। तो उन्होंने कहा कि अल्लाह ने हमें जो एक बेटा अता कर रखा था वो एक नेमत, जो हम जिसे नेमत समझ रहे थे, हकीकत में वो अमानत थी। जिसकी अमानत थी उसने हमसे वापस तलब कर ली तो हमने उसको वापस कर दी। अल्लाह ने आज उसको वापस ले लिया और वो अल्लाह के पास वापस पहुंच गया। तो इसके ऊपर हमें क्या करना चाहिए? तो उन्होंने कहा, उन्होंने फौरन पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि बेशक ये सारी नेमतें हम समेत, हमारी जात समेत, हमसे जुड़ी हुई सारी नेमतें
हकीकत में अल्लाह की तरफ से हम तक आई हैं, वही इनका हकीकी मालिक है और वही चाहे जब तक चाहता है हमारी ज़िंदगी में ये नेमतें, राहतें, खुशियाँ रहती हैं और जब वो चाहता है वो हमसे वापस ले लेता है। हज़रत उम्मे सुलैम की इस बात को सुनने के बाद उनके दिल पे करार आ गया। सुबह सरकार दो आलम की बारगाह में हाजिर हुई और कहा कि या रसूलल्लाह आज रात ये मामला हुआ, उम्मे सुलैम ने मुझे ये बात इस अंदाज में कही और मैंने जवाब में ये कहा। हुजूर मुस्कुराए और हुजूर ने फरमाया कि अल्लाह को तुम्हारे इस अमल को पे इतनी खुशी हुई कि अल्लाह ने बशारत दी है कि अल्लाह तुम्हें उससे बेहतर नेमत जो है वो वापस लौटाएगा। फिर तारीख ने बताया कि उसी निस्बत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनके यहाँ हज़रत अब्दुल्ला जो है उनकी पैदाइश जो है ना वो अल्लाह ने उनको नेमत अता की। अच्छा, एक हमारे जो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा डॉक्टर साहब ये चीज़ें प्रिवेल कर रही होती हैं और कॉमन चीज़ें होती हैं, बेबसी और सब्र, ये क्या दोनों एक ही चीज़ है या अलग अलग चीज़ है? किस तरह इसको आप डिफाइन बहुत अच्छी बात, बहुत ही अच्छी बात। असल में जितनी बड़ी नेमत छीनी जाती है, एक तो हमें ये समझना चाहिए कि जितनी बड़ी नेमत हमसे छीनी जाती है उस पे सब्र करना इतना ही मुश्किल होता है, और जितना कोई अमल अल्लाह की खुशनुदी के लिए इख्तियार करना जितना ज़्यादा मुश्किल होता है, इतनी ज़्यादा बेहतर और आला अजर के साथ उसको वापस लौटाया जाता है। ये अल्लाह का निज़ाम अदल है। सो अब ये तय कर लीजिए कि वो अमल, वो नेमत, वो मामला जिसके अंदर हम तक दुख पहुंचता है और हम किसी बेबसी में उसके ऊपर खामोश हो जाते हैं, यकीनन वो भी अजर से महरूम नहीं किया जाता, उसके ऊपर भी अजर अता किया जाता है कि एक आदमी बावकार तरीके से उस नेमत के छिन जाने को कबूल करे। लेकिन एक दूसरा बंदा है जो उस नेमत के छिन जाने पर वावेला कर सकता है या उस नेमत को दोबारा वापस लेने के लिए जो है वो मैदान अमल में उतर सकता है और अपना जो है ना अपने गुस्से का, अपने उसका इजहार कर सकता है। अगर वो शख्स जो इख्तियार रखता है और इख्तियार रखने के बावजूद अल्लाह की रजा पर राजी रहता है, अल्लाह की खुशनुदी और ये जो सब्र के एवज जो अल्लाह की तरफ से इनाम का वादा है उसे ज़हन में रखते हुए खालिस अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की नज़र में अपनी कदर व मंजिलत जो है ना उसको बढ़ाने के लिए अगर कोई शख्स सब्र करता है तो इसका दर्जा वो जो बेबसी के साथ सब्र इख्तियार करने वाला है उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ के अल्लाह की तरफ से उस पर अजर का वादा किया जाता है। और हकीकी बात इसी वजह से जनाब अली करमुल्लाह करीम ने ये वसीयत फरमाई थी, आपने ये फरमाया कि ये जो सब्र है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से मुसीबतों का आना जो है ये अल्लाह की तरफ से मेहमान हुआ करती हैं। अच्छा। मसाइब और परेशानियां इंसान की जिंदगी में मेहमान हुआ करती हैं और हजरत हसन बसरी को आपने ये फरमाया कि अल्लाह के इन भेजे हुए मेहमानों यानी मुसीबतों को, परेशानियों को, इनकी ज़ियाफ़त कैसे करो? कहा सब्र के दस्तरखान पर इनकी ज़ियाफ़त करो, यानी इनका इकराम, इनकी मेहमान नवाजी, इनको खुश आमदीद कहो सब्र के साथ। और फिर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से हम तक ये पहुंचा कि जब कोई नेमत छिन जाती है तो उसके इब्तदाई वक्त में जो सब्र किया जाता है हकीकी मानों में वही आला अरफा सब्र है। जितना जितना नेमत के छिन जाने से वक्त गुजरता जाता है सब्र का अजर तो यकीनन रहता है, लेकिन उसका दर्जा जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। हम देखते हैं कि जब उमूमी तौर पर किसी की औलाद उससे वापस ले ली जाए या कोई बड़ा माली नुकसान हो जाता है तो हम क्या देखते हैं कि लोग शुरू में बहुत वावेला करते हैं और फिर आखिर में खामोश हो जाते हैं। भाई आखिरी दिनों में तो सब्र का आना है ही है। आला अरफा सब्र क्या है? वो जो इब्तदाई लम्हे के अंदर जो आपने सब्र इख्तियार किया होता है। ठीक है जी, सब्र करना कितना ज़रूरी है और कितना अहमियत का हामिल है और अपनी ज़िंदगी में इसको लेकर आना मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता जा रहा है आजकल के दौर में। हमारे साथ डॉक्टर पीर तारिक शरीफजादा साहब मौजूद है। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सेगमेंट है हमारा हेल्थ एंड फिटनेस जिसमें हम सेहत के हवाले से मुख्तलिफ मसाइल पर गुफ्तगू करते हैं और माहिरीन से इनका बेहतर इलाज और एहतियात जानते हैं। तो जनाब दुनिया भर में इंसानों को लाहक होने वाले जहनी अमराज में डिप्रेशन सबसे ज़्यादा आम बीमारी और सिर्फ बड़े ही नहीं बल्कि बच्चे भी जहनी दबाव का शिकार होते हैं और बच्चों के अंदर बढ़ते हुए जहनी मसाइल आजकल एक बहुत बड़ा मसला भी हैं और हमारे मुआशरे में जो बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ और बहुत सख्त मुकाबले की फ़ज़ा पैदा हो चुकी है इससे कई ज़्यादा बच्चे जहनी दबाव का शिकार हो जाते हैं और बच्चे वालिदैन की तवक्कुआत पर पूरे नहीं उतर रहे जो स्कूल की तालीम से वाबस्ता होती हैं और बहुत ज़्यादा जो मुकाबलेबाजी बच्चे को बहुत जल्दी स्कूल दाखिल करवाने का दबाव एक होता है। स्कूलों में कमज़ोर तदरीसी माहौल और गैर मयारी तालीम मिलकर बच्चे के लिए मुआशरती, जज्बाती और सीखने के अमल में बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा करती हैं। तो बच्चों में दबाव की एक बड़ी वजह उनसे बहुत ज़्यादा गैर मामूली तवक्कुआत वाबस्ता भी कर लेना होता है।
ताहम बच्चों में डिप्रेशन उनकी दिमागी और जिस्मानी सेहत के लिए कितना ख़तरनाक साबित हो सकता है और किस तरह इसके हवाले से हमें इक़दाम उठाने की ज़रूरत है, आज हम इस पर बात करेंगे। राबिया सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं। राबिया, आपको वेलकम कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल। वालेकुम अस्सलाम। राबिया, डिप्रेशन मतलब अब तो बहुत ज़्यादा आम हो चुका है, हर कोई कहता है कि हमें डिप्रेशन है, हम एंजाइटी का शिकार हैं, डिप्रेशन का शिकार है, लेकिन जो बच्चों में डिप्रेशन मौजूद होता है कि वो क्या है, और क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि बच्चों में डिप्रेशन को इतना ज़्यादा फोकस किया जाता है या उसको अहमियत दी जाती है, इम्पोर्टेंस दी जाती है, तो क्या बच्चों में भी उस नौइयत का डिप्रेशन हो सकता है जो बड़ों में होता है? हाँ जी बिल्कुल। और एक सबसे ज़्यादा आपने जो भी बात की है यही प्रॉब्लम है कि पेरेंट्स समझते हैं कि बच्चों में डिप्रेशन नहीं होता। हाँ। बच्चे खेलते रहते हैं, अपनी लाइफ एंजॉय करते हैं, उनको डिप्रेशन अगर माइंड में किसी के आता है तो उसको यही होता है कि ये शायद सिर्फ एडल्ट्स की प्रॉब्लम है। ट्रू। और बच्चों के लिए, बच्चों का इससे कोई नहीं है, वैसे इतनी अवेयरनेस लोगों में नहीं है, लेकिन इसके लिए सबसे ज़्यादा पेरेंट्स को और टीचर्स को ये समझना ज़रूरी है कि बच्चों में भी डिप्रेशन होता है। ऑल्दो उसका रेशो थोड़ा कम है एडल्ट के अकॉर्डिंगली, क्योंकि ऑब्वियसली बच्चों के इतना ज़्यादा अभी सोशल लाइफ नहीं इंक्रीज़ हुई होती, लेकिन डिप्रेशन होता है और वो उनको घर के और अपने जहाँ इंस्टीट्यूशन या जो भी लाइफ में जिस इंस्टीट्यूट में वो जा रहे होते हैं वहाँ से रिलेटेड हो सकता है। लेकिन ये जो चाइल्डहुड डिप्रेशन होता है ये क्या प्रिवेल भी कर सकता है? मतलब ये जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है ये उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा इसकी इंटेंसिटी भी बढ़ती जाए? ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो लोग नहीं समझते कि बच्चे को अगर हम वक्ती तौर पे कोई शरारत कर रहे हैं, जो कि बच्चे करते ही हैं, उसको हम बहुत ज़्यादा पनिश करेंगे या उसको बहुत ज़्यादा हम डांटेंगे, उसको रोकेंगे, तो वो स्टबर्न होगा, सब कुछ होगा और ये लॉन्ग टाइम जो हैं ये चलती हैं प्रॉब्लम्स। अच्छा। इस चीज़ को ना पेरेंट्स अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं ना टीचर कर रहे होते हैं, और आगे जाके मतलब टीनेज में वो बच्चे, जैसे आजकल ड्रग एडिक्शन आपने सुना होगा, टीनेज में बहुत ज़्यादा हो गई है, और वो इसी डिप्रेशन और इसी स्ट्रेस का जो है वो रिजल्ट है कि वो उन्हें कोई चीज़ चाहिए होती है कि फिर वो उनका कैथारसिस नहीं होता सब, क्योंकि हम अंडरस्टैंड ही नहीं कर रहे होते, बच्चे से बात नहीं करते, उसको टाइम नहीं देते। सबसे ज़्यादा आजकल की इतनी बिजी लाइफ हो गई है कि पेरेंट्स और ख़ास तौर पे मदर जो है वो बच्चे को टाइम नहीं दे पाती। जो वर्किंग वुमेन है वो तो बिल्कुल ही बच्चे को जो है वो टाइम नहीं देती है। तो क्या साइंस एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, मतलब चाइल्डहुड डिप्रेशन के हवाले से अगर मैं पूछूं तो? साइंस और सिम्टम्स ये कि बिफोर टीन एज जो है 2 to 3% बच्चों में डिप्रेशन होता है, और टीन एज में जो है ये 4 to 8% तक होता है। और बच्चे जो हैं उसके साइन ये है कि अगर आपका बच्चा ज़्यादा बात नहीं कर रहा, उसकी सबसे ज़्यादा तो मूड स्विंग्स होने लग जाते हैं। मतलब आप उसको कोई भी बात कहेंगे तो उसमें इरिटेबिलिटी बहुत आ जाएगी, मतलब चिड़चिड़ापन बहुत आ जाएगा, गुस्सा बिला वजह किसी भी बात पे वो करेगा, या फिर रोने लग जाएगा किसी भी बात पे। बिफोर टीन बच्चे जैसे रोते हैं, जिद करते हैं, हम कहते हैं बच्चा जिद्दी है, डांटना, तो ये चीज़ें होती हैं। या फिर उसकी जो है ईटिंग हैबिट्स बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती हैं, या तो वो बहुत ज़्यादा खाना शुरू कर देता है, हर थोड़ी थोड़ी देर बाद उसको लगता है, उसको खाता नहीं है लेकिन उसको ये होता है कि वो मुझे भूख अर्ज होती है उसको कि होता है, या फिर बहुत ज़्यादा कम कर देता है खाना। अच्छा। और थोड़ा सा स्लीपिंग पैटर्न में भी चेंज आता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा सोने लग जाते हैं या बिल्कुल पूरी पूरी रात सोते ही नहीं है। तो पेरेंट्स को होता है पता नहीं क्या है, टीवी की रीज़न है, मोबाइल की, लेकिन इस तरफ नहीं आते कि थोड़ी सी और रीजंस भी होती हैं जिनको वो नहीं। तो साइकोलॉजिकली वो किस तरह इस चीज़ को हैंडल कर सकते हैं, किस तरह डिस्टर्ब रहते हैं, क्या चीज़ें, क्या हार्मोनल उनकी चेंज हो रही होती है उसकी? ऑब्वियसली जब तक मतलब आपकी ग्रोइंग एज है बच्चों की, वो तो हार्मोन चेंज तो ये तो एक प्रोसीजर है जो होना ही है। तो दूसरा ये कि पेरेंट्स को ये देखना चाहिए कि आप अपने बच्चे से बात करें, उसे एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट दें। अगर आपका बच्चा, जैसे आपने अभी स्टार्ट में कहा था कि स्कूल जाना है, बहुत ज़्यादा एक वो है कि जी कंपैरिजन करना है दूसरे बच्चों से कि जी फलाना बच्चा ऐसे है, वो टॉप कर रहा है और आप नहीं उस तक जा रहे, ये चीज़ें बच्चों में बहुत ज़्यादा जो है ना ये कॉम्प्लेक्स पैदा करती हैं। और कॉम्प्लेक्स की वजह से जाहिर है बड़ा हो या छोटा उसको सबसे पहले डिप्रेशन का ही प्रॉब्लम होता है। तो ये सबसे ज़्यादा तो आप फ्रेंडली रहें, बात करें बच्चे से। अगर वो आता है आप देखें, पहले तो उसकी हैबिट्स को नोट करें कि क्या चेंज आ रहा है, क्या कर रहा है। उसके बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी कि आप उसको टाइम दें, उससे पूछें
हम लोग जो बेसिकली अगर कोई थेरेपी करते हैं या काउंसलिंग भी करते हैं तो बच्चों के लिए जो डिप्रेशन का है वो पेरेंट्स का बहुत रोल होता है। अच्छा। क्योंकि ऑब्वियसली पेरेंट्स उस एज में बच्चे से ज़्यादा अटैच होते हैं। आपकी मदर, घर का एनवायरनमेंट है, अगर पेरेंट्स आपस में लड़ रहे हैं, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो वो भी बच्चे पे इफेक्ट करेंगे। ठीक है। और अगर सिंगल मदर है या कुछ है, वो सारा दिन डिप्रेस रहेंगी, बच्चा हर चीज़ नोट करता है। हम लोग ये नोट नहीं कर रहे होते कि हम लड़ रहे हैं या सब कर रहे हैं, वो बच्चे पे इफेक्ट करता है। और घर में अगर कोई भी चीज़ है तो बच्चे के सामने डिस्कस ना करें, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है। ठीक है, लेकिन ये अगर प्रेगनेंसी के दौरान अगर माँ डिप्रेशन का शिकार रही है या इस तरह, तो वो भी बच्चे में आ सकता है? वो तो ऑब्वियसली आपके इफेक्ट होता है, वो इनहेरिट भी होता है। अगर पेरेंट को है, फादर को है, मदर को है, इनहेरिट भी होता है, लेकिन उसके चांस इनहेरिटेंस के कम होते हैं ज़्यादा। ओके। लेकिन जो एनवायरनमेंट है ना, वो आपका ज़्यादा इफेक्ट करता है जिसमें वो बच्चा ग्रो कर रहा है। और स्पेशली फर्स्ट 5 इयर्स जो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसमें बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग सारा कुछ वो कंप्लीट हो जाता है आपकी, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट। लेकिन हमारे यहाँ पे ये है ना कि मतलब छोटा बच्चा होता है 5 इयर्स तक, तो हम उसको अच्छा खासा तवज्जो देते हैं, उसकी सारी चीज़ें मानते भी हैं, लेकिन जैसे जैसे वो ग्रोइंग एज में आना शुरू होता है, हम उसके ऊपर तवज्जो कम कर देते हैं। ये दूसरे और बहन भाई होते हैं तो उनके ऊपर तवज्जो देना शुरू करते हैं कि अब ये बड़ा हो रहा है तो इसको इतनी तवज्जो की शायद ज़रूरत नहीं है। तो क्या ये जो इस ग्रोइंग एज में या जो एडल्ट में जा रहे होते हैं, उसमें ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है उन बच्चों को, और वो टेंडेंसी बढ़ जाती है कि वो डिप्रेशन या एंजाइटी में जाना शुरू हो जाते हैं? बिल्कुल, आप जाहिर है ऑब्वियसली आपका बिहेवियर चेंज होगा तो उसको बच्चा फील करेगा। और फिर दूसरा, अगर कोई आपका और कोई बहन भाई आ जाएगा तो वो उससे भी उसको थोड़ा सा वो जेलसी का फैक्टर भी बीच में आएगा, उसको फील भी होगा। लेकिन ये होता है कि अगर आप पैम्पर करें बच्चे को, ये चीज़ बैलेंस रखने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा पैम्परिंग होंगे पेरेंट्स, तब भी बच्चे के लिए प्रॉब्लम होगी। अच्छा। और अगर बिल्कुल ही आप उसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो वो भी उसके लिए प्रॉब्लम का है कि वो अपनी बात किसी से शेयर नहीं करेगा, बताएगा नहीं, तो वो अंदर ही अंदर वही उसकी सफोकेशन होती रहेगी और वो डिप्रेशन होती है उसको, और आगे लॉन्ग लाइफ उसको बहुत ज़्यादा उसके इफ़ेक्ट्स होते हैं। अच्छा, अगर पेरेंट्स को पता चल गया है कि साइंस एंड सिम्टम्स आ गए हैं कि हमारा बच्चा जो है वो डिप्रेशन का शिकार हो रहा है, तो फिर उसके बाद उन्हें किस तरह की अपनी बिहेवियर चेंजिंग्स के हवाले से काम करना चाहिए? क्या फिर उन्हें इस तरह के इकदामात या काम करने की ज़रूरत है? फिर देखिए, सबसे पहले तो अगर आपको फ़ील हो रहा है अपने बच्चे की जो डेली हैबिट्स हैं उसमें चेंज फ़ील हो रहा है, अगर आपको लग रहा है कि जी ये बहुत ज़्यादा चुप रहने लग गया, अकेला रहने लग गया, बात नहीं करता, उसकी ईटिंग हैबिट्स जो हैं वो चेंज हो रही हैं, तो सबसे पहले जो पेरेंट्स को करना चाहिए, सबसे पहले अपने घर का एनवायरनमेंट देखना चाहिए। सही। अपना बिहेवियर देखना चाहिए कि हमारे घर में कोई ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स तो नहीं है कि जो बच्चे पे इफेक्ट कर रहे हैं। सबसे पहले रीज़न पेरेंट्स को अपने घर में देखनी चाहिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि आपके घर का माहौल नॉर्मल है, ऐसे कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है, सब नॉर्मल, तो फिर कोशिश करें कि स्कूल जाएं, टीचर से मीटिंग करें। आप देखें आजकल जैसे बच्चों को है, मीडिया है, टेलीफोन है, मोबाइल्स हैं, तो बच्चों को एक दूसरे को बुली करने की आदत बहुत ज़्यादा है। बड़ों को देख के, पहले ये इंटर ग्रेजुएशन लेवल पे होती थी, अब छोटे छोटे बच्चे ये टीवी और मोबाइल लेवल पे इवन दो की हो रही होती है, छोटे बच्चे भी करने लग गए हैं। तो इस चीज़ को नोट ज़रूर करें और इसके लिए ज़रूर, और पेरेंट्स थोड़ा सा तो बच्चे की काउंसलिंग कर सकते हैं घर पे, लेकिन आपको एक प्रोफेशनल की हेल्प की ज़रूरत होती है। ऑब्वियसली आप उसको एक स्केड्यूल जो है वो दे सकते हैं, लेकिन जो टिपिकल चीज़ें होती हैं कि आप क्या बिहेवियर बच्चे का, बेसिकली बिहेवियर आपकी कॉग्निशन से रिलेटेड होता है। इंसान पहले जो सोचता है, जो इमेजिनेशन में होता है, वो चीज़ें उसके बिहेवियर में इम्प्लीमेंट हो रही होती हैं। तो आप कॉग्निशन पे अगर उसकी काम करेंगे तो उसके लिए आपको किसी प्रोफेशनल की ज़रूरत होती है। अच्छा। तो आपको अगर, और इसके लिए होता है कि अगर 2 to 3 वीक्स आपको लग रहा है कि बच्चे की हैबिट्स चेंज हो रही हैं, तो आप ज़रूर कंसल्ट करें जाके, पहले खुद आप जाएं। बेसिकली हम लोग, मैंने आपको बताया कि पेरेंट्स की ही काउंसलिंग ज़्यादा करते हैं। ठीक है। बच्चों के लिए जो है ज़्यादा अगर थेरेपी की तरफ भी जाएं तो पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें। लेकिन अगर बच्चे आपके पास आते हैं तो उनकी किस तरह थेरेपी की जाती है? क्या थेरेपी में होता है? उनके बिहेवियर्स को देखा जाता है। सबसे पहले उनकी रूट कॉज क्या है, कि बच्चा किस वजह से, कहाँ उसको प्रॉब्लम आ रही है, उसको स्टडीज़ में आ रही है कि उसको समझ नहीं आ रहा, उसकी इंटेलिजेंस की प्रॉब्लम आ रही है, उसके इंटेलिजेंस टेस्ट भी किए जाते हैं। अच्छा। और दूसरा हम लोग साइकोथेरेपी करते हैं, CBT करते हैं, वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन होता है। ऑब्वियसली हर बच्चे की सिचुएशन अलग होती है, कंडीशन अलग होती है, उसकी रीज़न अलग होती हैं, तो उन चीज़ों को देख के उसके अकॉर्डिंगली हम लोग थेरेपीज करते हैं। तो
क्या कोई ऐसी सिचुएशन भी होती है जिसमें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन का शिकार बच्चा हो गया हो और देन थेरेपी से भी जो है काम ना चल रहा हो? हाँ, ये होता है अगर मतलब पेरेंट्स उसको नेग्लेक्ट करे जाएं। ठीक है। मतलब बच्चा अगर आपके बहुत इरिटेबल है, जिद कर रहा है, तो उसे 2 थप्पड़ लगा दिया और चुप करके बिठा दिया, या डांट दिया कि जी ये बच्चे करते ही हैं, इग्नोर कर दिया, होता है, इग्नोर कर दिया। टीचर ने भी क्लास में जी और उसको सिंबलाइज कर दिया, तुम पढ़ते नहीं हो, तुम तो नालायक हो, तुम्हें तो आता कुछ नहीं है। और हम लोग उस चीज़ को भी इग्नोर करते हैं कि टीचर्स ऐसे करते ही रहते हैं। अगर बच्चा आपको कंप्लेन करे घर आके, तो हम कहते हैं कोई बात नहीं, ये नॉर्मल है, करते रहते हैं। लेकिन आप कॉन्टिन्यूसली अगर बच्चे के साथ ऐसे हो रहा है और वो कंप्लेन कर रहा है, तो उसको भी अगर निगलेक्ट करेंगे और आप थोड़ा लेट कर देंगे उसको ये गाइडलाइन देने के लिए, तो फिर ऑब्वियसली ये कंडीशन स्वेयर हो जाती है। उसके लिए फिर मेडिसिन भी हैं, ऐसा नहीं कि क्योरेबल नहीं, ये क्योरेबल है, लेकिन फिर थेरेपी से अगर ना हो तो फिर मेडिसिन थोड़ी सी आपको, वो इतनी हाइपोटेंसी की नहीं होती जितनी एडल्ट्स को दी जाती हैं, लेकिन मेडिसिन हम यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अगर थेरेपी के बाद मेडिसिन भी यूज़ हो जाती हैं, लेकिन फिर भी घर में कहीं ना कहीं उसी तरह वो माहौल आ जाता है, इन्वायरमेंट हो जाता है, तो वो दोबारा से वो ट्रिगरिंग पॉइंट्स शुरू हो सकते हैं बच्चों में। बिल्कुल, हम लोग पेरेंट्स की काउंसलिंग करते हैं इसीलिए ना, हम लोग स्टार्ट ही पेरेंट्स से इसीलिए करते हैं ना कि पहले उसको दोबारा वो उस एनवायरनमेंट में ना जाना पड़े। ऑब्वियसली जैसे ही वो जाएगा, वो ट्रिगर और वो स्ट्रेसर्स उसको दोबारा उस कंडीशन में ले आएंगे। और सम टाइम ये होता है कि वो कंडीशन ज़्यादा स्वेयर हो जाती है। एक दफ़ा एक चीज़ ठीक हो गई है तो वो दोबारा उस कंडीशन में जाएगा तो उसको और ज़्यादा वो एक नाउमीदी सी हो जाती है कि ये कुछ भी ठीक नहीं हुआ, थोड़े अरसे के लिए था, फिर सब कुछ वैसा हो गया। ठीक है, मतलब दोबारा से ट्रिगरिंग पॉइंट हो सकते हैं और वो दोबारा से डिस्टर्ब हो सकते हैं। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइए कि अगर यही चीज़ें जो बचपन में बहुत सी चीज़ें हुई भी होती हैं और वो बड़े होते जाते हैं और एडल्टहुड में जब आ जाते हैं, तो वो बचपन की चीज़ें तब भी ट्रिगर जाके हो सकती हैं। मतलब अगर उन दरमियान में उस वक्त में तो उसको वो ट्रिगर नहीं किया, लेकिन जैसे वो बड़ा हो गया है उसमें कहीं ना कहीं वो चीज़ें दोबारा से आना शुरू हुई हैं और वो ट्रिगर हो रहा है, वो दोबारा से डिप्रेशन में जा सकता है। हाँ, ऐसा होता है। अब आप देखें ना, फॉर एग्जांपल कि अगर उसको बहुत ही कोई स्ट्रिक्ट फादर थे उसके बच्चे के बचपन में, या मदर बहुत स्ट्रिक्ट थी और वो बिल्कुल उसकी कोई बात नहीं सुन रहे, उसको डांट रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो इस तरह एक अथॉरिटेटिव बिहेवियर जब भी उसको लाइफ में मिलेगा, वो बॉस हो उसके, अच्छा। या वो उसके कोई सीनियर हो, बड़ा भाई हो, कोई फैमिली का मेंबर हो, वो हर एक को वैसे ही जो है ना परसीव करना शुरू हो जाता है फिर। और हर जगह जाने से वो बच्चा घबराएगा, डरेगा, टीचर्स को आपको फेस करने से डरेगा। मतलब ये कितना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो सकती है ये सिचुएशन उसके लिए फिर, मतलब अगर चाइल्डहुड डिप्रेशन ये अगर बड़े होके उसमें आ जाए तो वो हर जगह से फिर होगा। और अगर उसको किसी इंस्टीट्यूशन में बहुत स्ट्रिक्ट टीचर मिले हैं तो वो आगे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में कहीं भी ज़रा सा ऑब्वियसली प्रॉब्लम्स होती हैं, आगे आप नए इंस्टीट्यूशन में जाते हैं तो वो दोबारा से उसी सिचुएशन में आ जाता है, वो डरेगा, वो नहीं जाएगा। फिर ये होता है कि आपके ऑब्वियसली स्टडी में बच्चे भी जब होते हैं, टीन एज में भी देखें या स्कूल गोइंग भी, कि उनके ग्रेड्स कम होने शुरू हो जाते हैं, उनकी बिल्कुल स्टडी जो है वो बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाती है। तो हमें ये लगता है जी तवज्जो नहीं दे रहा शरारतों में, लेकिन हम इस तरफ जाते ही नहीं कि ये एक और रीज़न भी होती है कि जिसको बहुत ज़रूरी है टैकल करना। और फिर तब अगर वो ट्रॉमेटाइज हो रहा है या ट्रिगर हो रहा है तो फिर उसे साइकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़ेगा ऑब्वियसली। फिर तो आप, क्योंकि अगर पहले एक दफ़ा आपने थोड़ा सा कर लिया नॉर्मल, सेकंड टाइम हुआ तो फिर तो आप प्रोफेशनल हेल्प के अलावा या गाइडलाइन के अलावा फिर तो आप उसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते ना। लेकिन क्या एक टाइम स्पैन होता है ना कि मतलब अगर आपको एक हफ्ते एक ही जैसी सिचुएशन रह रही है आपके लिए या एक महीना ऐसी सिचुएशन रह रही है, तो इसका मतलब है आप यहाँ तो एंजाइटी का शिकार हो रहे हैं या फिर आप डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं, तो बच्चों में भी इसी तरह उसको देखा जाता है। बिल्कुल, मैंने आपको कहा है कि इसको आप देखें कि अगर तो एक वीक के लिए है या 2-4 दिन बच्चे के लिए है, वो हो सकता है कोई फटीग हो, कोई ऐसा एग्जाम का प्रेशर है, टेस्ट का है, या उसकी अब कोई मेंटल कंडीशन ऐसी है। लेकिन अगर वो 2 to 3 वीक से ज़्यादा हो जाए तो फिर हमारे लिए अलार्मिंग होता है कि हम जाके उसको किसी से कंसल्ट करें और उस गाइडलाइन लें। और सबसे ज़्यादा अगर हम करना चाहें घर में शुरू से, तो अगर आपके घर में एक स्केड्यूल बना होगा ना, सारा कुछ एक आपके रूटीन से सही हो रहा होगा, तो फिर जो मैनेजमेंट होती है ना वो बहुत ज़रूरी होती है बच्चे के लिए। अच्छा। और वो मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा पेरेंट्स में होनी चाहिए। ठीक है। आपकी जो स्लीपिंग पैटर्न्स हैं कि आपने सोना कब है, उठना कब है, आपने खाना, बच्चे का एक स्केड्यूल बना दें कि आपने इतने बजे उठना है, इतने बजे आपने सोना है,
इस टाइम पे आपने खाना है, इस टाइम पे आपने आपका स्टडी टाइम अब है, तो ये जैसे आपका राबिया देखे ना छुट्टियां हो गई हैं, बिल्कुल। अब तो जो स्केड्यूल है वो बिल्कुल ही उल्टा सीधा हो जाएगा पेरेंट्स का भी, क्योंकि सुबह जाना नहीं है, Obviously, बच्चों ने बिल्कुल। स्कूल नहीं जाना, तो पेरेंट्स भी कहते हैं चलो ठीक है लेट नाइट आप जागते रहो, सुबह जितनी देर मर्जी आपने देर तक सोते रहना है। तो ये छुट्टियों में भी आपने ख़राब ही रखना है फिर स्केड्यूल। नहीं देखें, आपको अगर आपका एक स्केड्यूल चल रहा है, हाँ। फॉर एग्जांपल अगर 2, 3, 6 मंथ अगर बच्चे के स्कूल गोइंग से हाँ। ये स्केड्यूल चल रहा है, तो फिर ये 2 मंथ्स की वेकेशन में वो नहीं खराब होगा ना, वो उसी स्केड्यूल उसी पैटर्न पे चलता रहेगा ना। ठीक है। आपके सब लोग जब उस पे कि जी आप फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दूं कि आपने 10 o'clock टीवी सारे मोबाइल बंद ऑफ कर करके देने, सो हाँ, जाने हैं, हाँ। तो फिर आप सबने सोना है। अगर हम ये करें कि अक्सर पेरेंट्स ये करते हैं 12 बजे तक 11 बजे तक मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, तो फिर बच्चा उस चीज़ पे अमल बिल्कुल नहीं करेगा इम्प्लीमेंट। तो आप कोशिश करें कि एक पैटर्न बनाएं और सब लोग उस पे अमल भी करें, स्पेशली पेरेंट्स और जो बड़े बहन भाई अगर उसके हैं तो। बिल्कुल ऐसे ही है, तो बच्चे पेरेंट्स को देखेंगे, बड़े बहन भाइयों को देखेंगे, तभी उसके ऊपर अमल करेंगे कि बड़े कर रहे हैं तो मुझे भी वो चीज़ नहीं करनी है। तो चाइल्डहुड डिप्रेशन के हवाले से बात कर रहे थे कि ये क्या होता है, इसके साइंस एंड सिम्टम्स क्या हो सकते हैं, किस तरह इसका ट्रीटमेंट, इसको क्योर और प्रिवेंटिव मेजर्स क्या इसके ले सकते हैं। राबिया सिद्दीक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद थी। राबिया बहुत शुक्रिया आपके वक्त का कि आप यहाँ पर आई, और बड़ा अच्छा सेशन रहा हमारा राबिया के साथ। और जनाब इसी नोट पे मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, कल आपसे मुलाकात होगी, अल्लाह हाफ़िज़।